ठीक है। चैप्टर का नाम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कॉनिक्स, ये आपके चैप्टर का नाम रहेगा। लिख लेंगे ना आप लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कॉनिक्स। ठीक, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कॉनिक्स। मैं कल ही बताया था, आज बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से एग्जाम में आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़े रहेंगे। और मेन रूप से देखिए, इस चैप्टर में जो है फार्मूले डिराइव होंगे लगभग रूप से, क्योंकि आगे जो चैप्टर आने वाला है वो ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स आने वाला है। ठीक है, कॉनिक्स को ट्रेस करना है, जिसमें से आप सर्कल को, पैराबोला को ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, आराम से आप ट्रेस कर लेंगे। इंटर में आप ट्रेस किए भी हैं, उसमें बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेन लड़ाई आपको लड़नी है इलिप्स और हाइपरबोला को ट्रेस करने में। मेन वही है, इलिप्स और हाइपरबोला को ट्रेस करना, यही सबसे कठिन है। वही एग्जाम में आता है, गारंटी एक क्वेश्चन आएगा, चाहे इलिप्स को ट्रेस करने के लिए दे देगा, चाहे हाइपरबोला, एक गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्वेश्चन वो भी फुल में है ना, लॉन्ग में आएगा। अभी पेपर का पैटर्न तो नहीं पता हम लोगों को क्या होने वाला है। कुछ लोग ऑप्शनल भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऑप्शनल होगा पेपर, तो ऑप्शनल होगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा, है ना। अगर 60 लॉन्ग वाला मैटर बनता है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स से बनता है। तो किसी भी अब इलिप्स और हाइपरबोला को जब ट्रेस करने जाएंगे तो जो जो रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, है ना, जिसके होने पर ही आप उसको ट्रेस कर पाएंगे, वो सभी रिक्वायरमेंट के लिए जो फार्मूले होंगे वो आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जब भी कोई आपको कॉनिक्स का इक्वेशन दिया जाएगा तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि कैसे उसको पहचानें। उसको पहचानना होगा कि ये कॉनिक्स में है क्या। ठीक है, वैसे मैं बता दूं आपको मोटे मोटे तौर पे, कॉनिक्स का मतलब आपका मेन 3 ही होता है। ठीक है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये 3 ही कॉनिक्स में आते हैं। वैसे लोग बोलने को तो सर्कल को भी बोल देते हैं लगातार, है ना, कि सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, बट सर्कल कॉनिक्स में नहीं आता। ठीक है, कॉनिक्स में आता है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, मेन यही 3 होते हैं। और जिसमें से मुख्य रूप से आपको 2 पे फोकस करना है, इलिप्स और हाइपरबोला पे। ठीक है, तो जो भी फार्मूले डिराइव होंगे वो इलिप्स और हाइपरबोला के लिए ही डिराइव होंगे, क्योंकि पैराबोला और सर्कल के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें हमें फार्मूला लगाना पड़ जाए। हम बड़े आसानी से कोई भी इक्वेशन दे देगा, अगर पैराबोला सर्कल का रहेगा तो आराम से हम ट्रेस कर लेंगे। जैसे सर्कल है तो सेंटर और रेडियस का पता कर लेना है, जो पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इंटर में पता करना, है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें आप सेंटर और रेडियस निकालेंगे, चाहे जिस तरीके का वो दे दे, है ना, चाहे x - h का होल स्क्वायर दे दे प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b, ऐसा कुछ भी ऐसा दे दे, या तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 टाइप का दे दे, है ना। और आप जानते हैं कि इसी से आपका दूसरा वाला x - h का होल स्क्वायर, मतलब दोनों एक ही हैं, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे ना तो यही वाला मिलता है, जनरल रूप में यही मिलता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट पहले करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता क्या है। ठीक है ना, तो आपको बताया गया था कि ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx, है ना, 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसी को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे ये तो मान लीजिए इसमें ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जब फर्स्ट डिग्री के जनरल इक्वेशन की बात होती है, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो मेनली रूप से वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। भाई फर्स्ट डिग्री का रहेगा तो समथिंग 2x प्लस 3y प्लस, है ना, ऐसा कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगा, मतलब ax प्लस by प्लस c टाइप का होगा। ठीक है, ये फर्स्ट डिग्री का होगा, तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सेकेंड डिग्री जब आएगी बात, तो सेकेंड डिग्री वाला जो जनरल इक्वेशन होता है, ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, मतलब जो भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिखाई देंगे वो इसी रूप के होंगे। उसको देखना चाहेंगे तो इसी रूप के आपको दिखाई देंगे। हाँ, किसी में हो सकता है g 0 हो, किसी में हो सकता है f 0 हो, किसी में a की वैल्यू 0, ये चीज़ें हो सकती हैं, है ना, बट मेन रूप से जान लीजिए कि जितने भी सेकंड डिग्री के इक्वेशन है वो आपको इसी रूप में दिखाई देंगे। अभी जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 1 डिग्री का है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो 2 डिग्री का है
तो स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है वो, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैंने कल जो लोग पढ़े थे वो देखे भी थे करके, अभी मैं फिर से बता दूंगा आपको। यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कब? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। जैसे आपने पढ़ा ना द्विघात समीकरण पढ़ा हुआ है अपनी यूपी बोर्ड में, ax² + bx + c = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - का 4ac। इसी को डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को डेल बोलते हैं। और कल भी मैंने आपको डेल बताया था। तो यहाँ पे जो डेल है सेकेंड डिग्री के जनरल इक्वेशन के जो डेल है आपका, वह होता है abc + 2fgh माइनस का af² माइनस का bg² माइनस का ch²। ये डेल होता है यहाँ पर, है ना। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, है ना। सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है डेल, है ना। उसकी वैल्यू कितनी होती है? abc + 2fgh माइनस का af² माइनस का bg² माइनस का ch²। उस डेल को भी मैं दिखाऊंगा, वो एक्सप्रेशन आएगा भी आपका। अच्छा, अब ये जो डेल है, पहले हम जब भी कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री देगा तो पहले हम डेल को जो है फाइंड करेंगे, डेल क्या है, कितना है डेल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डेल की वैल्यू से हमारा कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं कल बताया था आप लोगों को कि डेल निकालिए, आप डेल की वैल्यू आप निकालिए, लेकिन डेल की वैल्यू से मतलब नहीं होता। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करने जाइएगा तो ये नहीं कि आप परेशान रहें कि डेल की वैल्यू कितनी आई है ना, या कम ज़्यादा आ गया तो बहुत लोग परेशान हो कि नहीं हमारा तो इतना आया, हमारा तो इतना है। उससे कोई मतलब नहीं था कितना आया, बस इतने मतलब रखना है कि डेल की वैल्यू इक्वल 0 आया कि नॉट इक्वल 0 है, बस इतना ही मतलब रखना है। अगर आपको लग जा रहा है कि नहीं इक्वल 0 तो डायरेक्टली लिख दीजिए इक्वल 0, है ना। उसमें ये नहीं गुणा करके घटाएं जोड़े, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नॉट इक्वल 0 दोनों लिख दीजिए नॉट इक्वल 0, काम खत्म। बस इतने ही मतलब होता है उस डेल की वैल्यू से। यहाँ पर मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत समय आपको लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में आप बैठें तो लगे गुणा वहाँ पे करने, गुणा करने, जोड़ने, घटाने, है ना। अब मान लीजिए बगल वाला मित्र बोल दिया कि नहीं मेरा 506 आया है, आपका 513 आ रहा है किसी का, तो लगे परेशान होने कहाँ गड़बड़ हो गया, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतने पता करना है कि डेल की वैल्यू इक्वल 0 है कि नॉट इक्वल 0 है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ना हम चेक करने जाएंगे, ना आप ही कॉपी चेक करने वाला चेक करने जाएगा कितनी वैल्यू आई, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डेल हम लोग निकालते हैं। अब जो डेल होता है उसकी वैल्यू होती है डेल = abc + 2fgh प्लस, है ना, सॉरी, माइनस af² माइनस bg² माइनस का ch²। ये डेल की वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेल की वैल्यू है, अब यही जो डेल की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। अब देखेंगे इसको इक्वल 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल 0 आ रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेता हूँ। यदि मान लीजिए इफ डेल = 0, अगर डेल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैंने कल बताया था इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस 2 टर्म आपके दिमाग में रहेंगे, उसके बाद सब सेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मानना है आपको, लेकिन फिर भी, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपके मतलब हमेशा माइंड में रखना तो ही है आपको, तो रट के नहीं रखना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उसको याद रखिएगा। और कुछ नहीं, बस abc + 2fgh दिमाग में रहेगा, आगे के टर्म अपने आप सेट हो जाएंगे। 2-3 बार जहाँ रिपीट किए ऑटोमेटिकली फिट, कभी भूलेगा ही नहीं, है ना। एकदम क्रम से ही है, af, है ना, इसका फर्स्ट, देख रहे हैं af², ठीक है, bg सेकेंड और थर्ड, है ना। मतलब जो क्रम है, सीक्वेंस है, नहीं कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं ए के साथ एफ है कि जी है कि एच, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इसी क्रम से देखिए abc fgh, है ना, एकदम क्रम से है। तो af² bg² ch² माइनस के साथ ये आपका डेल की वैल्यू है। इसको आप याद कर सकते हैं, 2-3 बार जहाँ रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। और जो लोग कल पढ़े होंगे हमको लगता है उनको याद भी हो गया होगा। तो अगर डेल = 0 देन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होगा, रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर डेल = 0 होगा तो इक्वेशन फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इफ डेल इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है डेल की वैल्यू 0 ना आए, ठीक ना। देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स, अब देखो मैं सर्कल को थोड़ा अलग करता हूं, रिप्रेजेंट सर्कल। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है वह सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट सर्कल इफ a = b एंड h = 0, ठीक है। मतलब क्या, x² और y² कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए, और साथ ही साथ h की वैल्यू 0 मतलब
टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एब्सेंट होना चाहिए। देखिए टर्म कंटेनिंग एक्स वाई एब्सेंट मतलब जो भी इक्वेशन सेकेंड डिग्री का सर्कल रिप्रेजेंट करता है आप देखेंगे उसमें एक्स वाई का टर्म नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि ए और बी के रूप में यहाँ पे जनरली लिखे गए हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके वो जो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ये सर्कल हो गया। एंड ये तो हो गया इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स, अब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा और साथ ही साथ रिप्रेजेंट्स कॉनिक्स, कॉनिक्स भी रिप्रेजेंट करेगा। कॉनिक्स में क्या क्या आएगा, पैराबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो होने पर सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगा और साथ ही साथ कॉनिक्स मतलब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अब इसमें कंडीशन क्या है भाई, तीनों यहां पे हो गए तो कब पैराबोला, कब इलिप्स और कब हाइपरबोला। इसके लिए तो पैराबोला तब रिप्रेजेंट करेगा जब इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना, तो रिप्रेजेंट्स क्या, पैराबोला, रिप्रेजेंट्स पैराबोला। और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला, है ना। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाइपरबोला जैसे ना हाई शब्द जुड़ गया है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आपके दिमाग में बन जाना चाहिए ना, कि ग्रेटर देन है, बड़ा है तो हाई वर्ड जुड़ा हुआ है बस, और इलिप्स का लेस कर देंगे और एक बराबर, काम खत्म, ठीक है। और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो ये क्या रिप्रेजेंट्स करेगा, ये आपका इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ये इस तरीके से मोटे मोटे तौर। अब इसके बाद हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना लेंगे हम लोग और टेबल में एक तरफ हम लोग लिख देंगे कर्व या कॉनिक में लिख देता हूँ, ऐसे ही ऐसे लिख देता हूँ, कॉनिक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है उससे कंडीशन लिख देता हूँ कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ये कब होगा, जब डेल इज इक्वल टू जीरो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा सर्कल ए कब होगा, जब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू बी, इतने कंडीशन को जब होल्ड करेगा तब वो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तीसरा पैराबोला ए कब, जब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो पैराबोला। चौथा हाइपरबोला, हाइपरबोला तो डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। पांचवा इलिप्स, डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो और एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी तो इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। एक लास्ट में और इसमें इंक्लूड करता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, संयुग्मी अतिपरवलय, आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी किया होगा इंटरमीडिएट में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कब होगा, जब डेल इज नॉट, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ये हाइपरबोला वाला भी कंडीशन होल्ड करेगा क्योंकि हाइपरबोला तो ये है ना, बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो थोड़ा सा एक कंडीशन बढ़ जाएगा, a प्लस बी बराबर जीरो। और ये वाला मैं बताया था कल आप लोगों को, आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपका है कंडीशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से संबंधित और यही कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं। और छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए पहले इतना आप लोग, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा एक चीज़ आप और भी यहाँ पे समझ सकते हैं, जो डेल की वैल्यू है ना, डेल, जो डेल की वैल्यू है, इसको अगर ऐसे मान लीजिए आपने ए बी सी एफ जी एस सबके रख के आपने सॉल्व किया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए मैं लिख कैसे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, यही है डेल की वैल्यू। तो इस चीज़ को चाहे ऐसे आप लिखिए, है ना, और चाहे अगर आपने कंपेयर कर लिया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, आपने ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल ली, उठा के इसी में रख दीजिए और क्या है
हाँ डिटर्मिनेंट को, सॉरी मैं डिस्क्रिमिनेंट मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। इस डिटर्मिनेंट को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने तो आपको आता ही है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही डेल की वैल्यू हो जाएगी। तो चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए। नहीं ए प्लस बी बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो, ए बराबर बी तो सर्कल में चला जाएगा, वो तो सर्कल। ए प्लस बी बराबर जीरो एकदम याद रखिएगा। और कंपटीशन एग्जाम के लिए यहाँ के लिए कोई मतलब नहीं इसका। अगला हेडिंग रहेगा नेचर ऑफ द कॉनिक। उसे नेचर तो मैंने यहाँ पे आपको सब कंडीशन बता ही दिया कि कब वह कौन सा नेचर शो करेगा, कि वो एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मेन कॉन्सेप्ट की जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, वो कॉनिक में या सर्कल या स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो कब रिप्रेजेंट करेगा आपने देखा। बट ये जो डिफरेंस आता है, जो कंडीशन आपको मिले एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ये मिला कहाँ से, है ना। अब उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जानेंगे। एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बट अब हम जानेंगे कि जो कंडीशन मैंने लिखवा दिया आपको कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ये जो कंडीशन मिला है, इस कंडीशन में ऐसा क्या है जिससे पता चल गया कि नहीं ये कंडीशन होल्ड करेगा तो वह सर्कल होगा, यह कंडीशन होल्ड करेगा तो वह एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, है ना। देखिए हेडिंग है आपका नेचर ऑफ द कॉनिक। जब भी कॉनिक की बात आएगी तीन ही चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। भले मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ दिखा दे रहा हूँ, बट दिमाग में तीन चीज़ होना चाहिए खाली, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, यही मेन तीन चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ से आया और इस कंडीशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ये कंडीशन आया तो भाई किस कॉन्सेप्ट के थ्रू आया। तो ब्रैकेट में मैंने आपको हेडिंग करवाया कि नहीं, नेचर ऑफ द कॉनिक्स, ब्रैकेट में कर लीजिए एसिम्प्टोट्स। इसका मेन जो मूल है कॉन्सेप्ट का वो एसिम्प्टोट्स से निकल के आया है। तो ब्रैकेट में आप कर लेंगे एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब एसिम्प्टोट्स की बात, तो जैसे आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना, हाँ जो हुआ सो हुआ, अब तो यही माने चलेंगे पढ़ा है भाई, क्या होगा यही चीज़ें होंगी। मैंने ही एसिम्प्टोट्स पढ़ाया था, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भूल भी गए होंगे, आया नहीं आया, लेकिन इससे मान चलेंगे आपको आता था सब कुछ अच्छे से, रिजल्ट भी आप लोगों का अच्छा ही आएगा। राज के बच्चे, राज कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें? लड़के ज़्यादातर, आप भी। और आप लोग SBPG कॉलेज, कैसा गया पेपर आप लोगों का? ये सब बात से सेक्रेट हो। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आइए बात पे आते हैं, मेन क्या टॉपिक था। टॉपिक था आपका नेचर ऑफ द कॉनिक्स, ब्रैकेट में एसिम्प्टोट्स। तो जो नेचर ऑफ द कॉनिक हमने डिसाइड किया कि यह कंडीशन होल्ड करेगा तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, यह कंडीशन होल्ड करेगा तो इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो उसमें जो मैंने कंडीशन लिखा है वो कंडीशन आया कहाँ से, ठीक है। तो उस कंडीशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, एसिम्प्टोट्स से, ठीक है। एसिम्प्टोट्स से ही डिसाइड होता है कि यह कंडीशन होल्ड करेगा तो इसको वह रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एसिम्प्टोट्स का मतलब है क्या, देखिए यहाँ पे मेन इसमें यह है कि जो आपका कॉनिक्स है, कॉनिक्स में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसी तीन की हम बात करेंगे मेन रूप से। जो कॉनिक्स है आपका पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, हाइपरबोला पर हम दो एसिम्प्टोट्स ड्रा कर सकते हैं, या आप खुद भी देख सकते हैं, आपने एसिम्प्टोट्स पढ़ा था, है ना। वहाँ पे एसिम्प्टोट्स से जो भी इक्वेशन आप देखे होंगे वो इसी टाइप के देखे होंगे। तो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री में लिखवाया था वह इसी टाइप का, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसी टाइप का आपके सामने मिला होगा और आपने एसिम्प्टोट्स निकाला होगा, है ना। अच्छा, जरूरी नहीं सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री का भी मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। थर्ड डिग्री भी मिला था, फोर्थ डिग्री भी मिला था, बट ऐसा भी आपको मिला हुआ था, ठीक है। तो अगर वह इलिप्स का या हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, वैसे मान लीजिए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, यहीं पे आप कोई इलिप्स हाइपरबोला उठा लीजिए, जैसे आपने चेक किया वो आ गया इलिप्स, ठीक है।
आपने चेक किया वो आ गया हाइपरबोला, आपने चेक किया वो आ गया पैराबोला। ध्यान समझिएगा मेरी बात, है ना, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान से और करके देखिएगा, मजा आएगा। कुछ है नहीं, भले एग्जाम में ना, लेकिन मजा आएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो जब आप उसको चेक कर लेंगे कि पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, है ना, तुरंत आप उसका एसिम्प्टोट्स निकालिए। अब ये नहीं कि भूल गए खत्म कहानी, ठीक है, निकालिए तुरंत आप उसका एसिम्प्टोट्स निकालिए। तो अगर आपने एसिम्प्टोट्स निकाला तो आप देखेंगे कि जब पैराबोला की बात आएगी तो आपको वहाँ पर रियल में एक ही एसिम्प्टोट्स मिलेगा। आपने ऐसा कई बार देखा था, आप सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 23 इक्वेशन देखे थे, उसमें से हर बार रियल नहीं मिला था, सब रियल नहीं मिल रहे थे, है ना। कुछ पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मिल रहा था, कुछ इमेजिनरी भी मिल रहे थे, कुछ रियल भी मिल रहे थे। तो आप देखेंगे अगर वो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा तो उसी इक्वेशन से आप निकाल लीजिए एसिम्प्टोट्स। देखिएगा ये खाली अपने, है ना, देखेंगे आप, निकाल के देखेंगे, है ना, फिर वो कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं आपको। आप एसिम्प्टोट्स निकाल लीजिए। तो जब एसिम्प्टोट्स निकालेंगे तो अगर वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता होगा तो आपको रियल में एक ही एसिम्प्टोट्स मिलेगा, बता दे रहे हैं। हाइपरबोला का रहेगा तो आपको 2 एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे रियल में, रियल एसिम्प्टोट्स आपको मिलेंगे। और जब इलिप्स की बात आएगी तो आपको कोई एसिम्प्टोट्स नहीं मिलेगा, मिलेंगे बट वो कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी। बात समझ में, कैसे मिलेंगे आपको, इमेजिनरी मिलेंगे। तो ये खुद देखिएगा, ये मेरी बात मत जाइएगा आप लोग कि सर ऐसा बोले तो ऐसा होबे करेगा, नहीं, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो वो चीज़ें हो सकता है आपको भूल जाए, लेकिन जब इस चीज़ को आप करके देखेंगे, है ना, जब करके देखेंगे आप सच में देखेंगे कि हाइपरबोला का था, हमने चेक किया हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमने एसिम्प्टोट निकाला, मुझे 2 रियल मिला, इलिप्स है मुझे कोई नहीं मिला। जब आप इस चीज़ करके देख लेंगे ना तो फिर ये कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है, जल्दी तो नहीं है भूलेंगे आप, ठीक है। तो आप करके देखिएगा जरूर इस चीज़ को। अब आते हैं कि इस कॉन्सेप्ट से एक कंडीशन कैसे है उसको हम लोग ला के देखते हैं। तो सबसे पहले आपने हेडिंग किया है ना, नेचर ऑफ द कॉनिक्स, ब्रैकेट में एसिम्प्टोट्स था, लिख लीजिए 2-4 लाइन। देखिए, वी नो दैट देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स, वी नो दैट देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स, देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स ऑन द हाइपरबोला, on the hyperbola, there are 2 asymptotes on the hyperbola, comma, 1 asymptotes on a parabola, ठीक है, and ellipse, 1 asymptotes on the parabola, लिख लिया। And ellipse has no asymptotes, and ellipse has no asymptotes, no asymptote। देखिए, to full stop, to find the condition, to find the condition under which the, to find the condition under which the general equation of second degree, under which the general equation of second degree, general equation of second degree may represent, may represent, general equation of second degree may represent parabola, में रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है, कामा, आर इलिप्स, एन इलिप्स कीजिएगा ना, आर एन इलिप्स, आर का काट दी, आर एन इलिप्स, कामा, आर हाइपरबोला, आर हाइपरबोला, वी स्टडी द एसिम्प्टोट्स, we study the asymptotes, ठीक है। now the general equation of second degree is, the general equation of second degree is, the general equation of second degree is क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का 2hxy, जहाँ 2-4 बार आप बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना, इन्हें खाली आँख मूंद के लिखे जा रहे हैं, अब लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी,
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। नाउ द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स b, अच्छा आप जब मैंने आपको एसिम्प्टोट्स पढ़ाया था तो आप एक चीज़ और देख रहे थे, आपको इक्वेशन दे दिया है ना, आप एसिम्प्टोट्स निकाल लिए। एसिम्प्टोट्स निकालने के बाद आप एक काम और करते थे, जो एसिम्प्टोट्स आ गया तो फिर एसिम्प्टोट्स आप देख रहे थे स्ट्रेट लाइन। भाई एसिम्प्टोट्स क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है, वो कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात। आप उसको मल्टीप्लाई करते थे। एक लास्ट वाले एक्सरसाइज आप देखते थे, भाई कितने पॉइंट पे कट किया तो उनके कट जो जितने पॉइंट्स हैं है ना, उनको जो मिलाने जो लोकस है वो क्या बना। जब उसको निकालते तो क्या करते थे आप, जितने भी एसिम्प्टोट्स आते थे उनको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते चले जाते थे, और जब मल्टीप्लाई करते थे तो वह भी इक्वेशन उसी तरीके से आता था जैसा कि आपको इक्वेशन दिया जाता था। फिर उसमें से आप घटाते थे, घटाने के बाद आपको लोकस मिलता था, ये चीज़। अब यहाँ भी जान लीजिए और आप करके भी देखिएगा, जैसे ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना। इसका ऐसा कुछ दे देगा आपके सामने, हाइपरबोला एलिप्स का कुछ भी आप निकाल लेंगे। क्या आप निकाल लेंगे एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स मान लीजिए आ गया y प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक मिल गया y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो y प्लस एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस एक्स प्लस 3 है ना, और इज इक्वल टू कर देंगे 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी जो इक्वेशन आएगा वो हूबहू उसी तरीके से आएगा जैसा आपको इक्वेशन दिया गया था। जैसे मान लीजिए हाइपरबोला की इक्वेशन है तो हाइपरबोला की इक्वेशन की तरह ही आपको वह दिखाई देगा। बहुत डिफर करेगा तो कांस्टेंट में डिफर करता है। कांस्टेंट मतलब इसे, इसमें क्या था कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है c है ना, वहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, कुछ दूसरा है, बस यही चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं जब एसिम्प्टोट्स इसका निकालूंगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने पे भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy और प्लस मान लीजिए मैं एक कांस्टेंट को ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं c के स्थान पे c प्लस के कर दे रहा हूँ। वो k पॉजिटिव भी हो सकता है, वो k निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 नहीं आया तो k का वैल्यू क्या जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 - 2 बराबर 3 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ मैनेज। तो इस तरह से भी कांस्टेंट आपका। अच्छा, अब ये जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड जो मेन कहानी क्या है, एसिम्प्टोट्स का ही है। मेन कहानी एसिम्प्टोट्स का ही है, तो एसिम्प्टोट्स से हमको निकालना है। एसिम्प्टोट्स स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन सेकेंड जो एसिम्प्टोट्स वाला है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कब, जब डेल बराबर क्या हो जाएगा, यही ना होगा। ये भी तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, तो यह पेयर ऑफ, लेकिन है एसिम्प्टोट्स का, बस इतने अंतर है। तो यह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कब, जब डेल इज इक्वल टू 0 होगा। अब डेल की वैल्यू क्या होती है, ABC लिखा प्लस 2fgh लिखा माइनस का, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ABC तो यहां पर दूसरे वाले इक्वेशन में c के स्थान पे c प्लस k है ना, बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, और प्लस 2fgh और माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का c मतलब c प्लस k। क्लियर है ना, कुछ नहीं हुआ है, बस c के स्थान पे क्या कर दिया गया, c प्लस k। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ABC प्लस का ABK प्लस का 2fgh माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर है ना, और माइनस का CH स्क्वायर और माइनस का KH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ABC प्लस का 2fgh माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर, इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक साथ कर लिया। अब बचा क्या यहाँ पे, AB माइनस H स्क्वायर ब्रैकेट में K, अब ब्रैकेट के बाहर है ना, और इज इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब इसको क्या बोलते हैं, डेल, ये आपका डेल है। ठीक है, प्लस का AB माइनस H स्क्वायर बाहर k इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ डेल के टर्म में तो वो k की वैल्यू पता हो जाएगी, है ना, कितना जाएगा बताइए यहाँ पे, तो हम कर लें ऐसे डेल अपान
एच स्क्वायर माइनस का ए बी कर लें, काहे नाटक करने जाए, है ना। इक्वेशन नंबर ये हो गया थर्ड। अब देखिए के की वैल्यू मिल गई। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट ही है इसके पीछे, मतलब क्या है, जैसे आपको ऐसे ही हाइपरबोला का इक्वेशन दे दिया, आपने क्या निकाल लिया, एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स निकाला, दो एसिम्टोट्स मिलेंगे हाइपरबोला में, आप देखेंगे दो एसिम्टोट्स मिलेंगे, रियल एसिम्टोट्स मिलेंगे, उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो बस डिफर कहाँ करेगा, कांस्टेंट में डिफर करेगा। देखिए ध्यान देखिएगा, कांस्टेंट में डिफर करेगा, है ना। अब ऐसे आपने क्या किया, ऐसे मान लीजिए आपको पता करना हो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है, बिना एसिम्टोट्स निकाले अगर आपको बताना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलने वाला है तो आप बता सकते हैं बिना एसिम्टोट्स निकाले। कैसे, क्योंकि डिफर कहाँ कर रहा है, के से, तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल के बस यहीं पर रख देंगे, काम खत्म, है ना, हमें मिल जाएगा। और आप चाहें तो बड़े आसानी से, अगर सेकंड डिग्री का इक्वेशन है उसे दो स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला मिलेगा, हाइपरबोला में एसिम्टोट्स दो ठो मिलेंगे और एसिम्टोट्स स्ट्रेट लाइन होता है, तो अगर आप चाहें वो दोनों पता करना तो पता कर सकते हैं। ऐसा किए कि नहीं आप लोग, कई बार किए होंगे। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना रहे, इसको सॉल्व करके हमें दो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्राप्त करना रहे, कर सकते हैं कि नहीं। अगर यह मान लीजिए रियल एसिम्टोट्स देगा तो हाइपरबोला का रहेगा तो दो स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। बस आप इसको समझ लीजिएगा कि एक्स में क्वाड्रेटिक है, क्या समझिएगा आप, एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, बस एक्स में क्वाड्रेटिक, तो ए एक्स स्क्वायर एक साथ कर लीजिएगा। और एक्स वाला टर्म कहाँ है, 2hy और प्लस का 2g और बाहर एक्स। देखिए इसको अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाऊँ एक्स में या वाई में, कोई दिक्कत नहीं, एक्स या वाई में बना लेंगे। तो अगर एक्स में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर और प्लस का 2hy प्लस का 2g और बाहर, अब बचा कितना, है ना, बी वाई स्क्वायर बचा 2fy प्लस सी। तो देखिए यह हो गया, एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया कि नहीं हो गया, लगा देंगे सीधराचार, धड़ाधड़ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी वाई के टर्म में, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव करके दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे स्ट्रेट लाइन की। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ऐसे ही हम पता कर सकते हैं उल्टे क्रम में भी जाके, मतलब पहले के पता कर लें, पहले स्ट्रेट एसिम्टोट्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलने वाला वही पता कर ले, और उसके बाद हम जैसे कर सकते हैं। अब आते हैं एक बार इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ कि नहीं, याद कीजिए, हो सकता है आप तो झंडू तरीके से सिलेबस आपका निर्धारित किया है, बट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री था, ठीक है, वहाँ पर भी जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ भी डेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा था 11th में 12th में जो भी है, इंटरमीडिएट बोले मतलब 11th 12th दोनों आ गया आपका, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट था यह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यह पार्ट रहा होगा, याद है नहीं है ना सर, हाँ 11th का ही है, कहें सर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का भूल के 11th तो बहुत दूर हो गया, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, था देखिएगा यहाँ पे और देखिए कहानी। अच्छा अब आप लोग एक चीज़ था याद कीजिएगा, आप जैसे मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, ये इंटरमीडिएट का बता रहा हूँ आपको, कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जब उसको आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में कुछ एंगल भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगर पैरेलल होगा तो एंगल नहीं बनेगा, या जीरो बोलेंगे, है ना, इसे कह सकते हैं एंगल नहीं बनेगा। देखिए एंगल की बात तब करते हैं ना जब दोनों एक दूसरे कट करेंगे, है ना, झुकाव देखते हैं, ठीक है। वैसे हम भले पैरेलल पे जीरो बोल दें, बट उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन के हिसाब से वो दूसरी बात है, बट अगर पैरेलल है तो उसके बीच में कोई एंगल बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो अब अगर पैरेलल के अलावा कुछ है तो उसके बीच में एंगल क्रिएट होगा, तो जो एंगल होता है उसको कैसे निकालते हैं, याद है किसी को, tan थीटा वाला फार्मूला, tan 2 थीटा वाला, 2 रूट में h स्क्वायर माइनस का AB अपान A प्लस बी, ये फार्मूला आपको भूल गया क्या, सब नहीं पढ़े होंगे आप लोग, कोई बात नहीं है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। कलिए देखिए, द एंगल थीटा between the asymptotes, is given as tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में h स्क्वायर माइनस का AB अपान A प्लस बी। इंटर का है भाई, कुछ है नहीं इसमें,
tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस का ए बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, इससे हम क्या निकालते हैं, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है जो कर्व को कहाँ टच करता है, इनफाइनाइट पे टच करता है, बस सीधा सा बात। ठीक है, अब वो अगर दो एसिम्प्टोट्स है तो उसके बीच का ऐसे आपका एंगल निकालना है, तो फार्मूला आपका यह tan थीटा इज इक्वल टू, या सीधे सीधे आप ये भी जान लीजिए कि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर निकालना होता है, ठीक है ना, जो पेयर में है, तो आप ऐसे इस फार्मूले से निकालते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट में एच स्क्वायर माइनस का ए बी अपान ए प्लस बी। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग खुद बताओ, ठीक है ना, अगर एच स्क्वायर का वैल्यू, पहला केस में बात करता हूँ, केस की बात करता हूँ, केस फर्स्ट, अगर एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वह अगर ग्रेटर देन ए बी है ना, तब ये जो रूट में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो थीटा होगा है ना उसका वैल्यू रियल मिलेगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान से, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ज़्यादा होगी तो अंदर जो मिलेगा वो पॉजिटिव, मतलब एच स्क्वायर माइनस का ए बी की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। रूट में पॉजिटिव है तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा, कोई पॉजिटिव ही आएगा, मतलब एक प्रॉपर आपको कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब थीटा भी आपको एक रियल मिलेगा, है ना। अच्छा दूसरा केस, अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो जाए, तब ऐसे केस में जब एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से कम होगी तो अंदर निगेटिव में आएगा, और रूट में निगेटिव मतलब इमेजिनरी, है ना, तब ये इमेजिनरी मिलेगा, मतलब जो थीटा मिलेगा क्या मिलेगा, इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है। और तीसरा केस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, तो ऐसे केस में भी आपको एंगल थीटा मिलेगा, देखिएगा ऐसे केस में भी आपको एंगल थीटा मिलेगा, लेकिन जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 डिग्री। एक बात, दूसरी बात और समझ लीजिए आप लोग, जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए 2x स्क्वायर है और प्लस का 3y स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 होगा। मान लीजिए इसको भी मैंने 9 कर लिया, इसको 4 कर लिया, ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस का 4, ध्यान समझिएगा, 9x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर और प्लस का 2h, तो 2h मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 12xy, ठीक है ना, और प्लस का फिर आँख में कुछ लिख दिया जो मन में आया, चलो मेरे मन में यही आया, मैं यही लिख दिया, ठीक, यह है। अब बताइए मैं आपसे पूछूं अगर कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बताइएगा मुझे आप लोग, कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, है ना, मेन समझिए, बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस, है ना, यह पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा कि हाइपरबोला की, एलिप्स की, सर्कल की, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आप डेल निकालेंगे, पहला काम आपको डेल डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे आप। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए बी सी प्लस का 2fgh, है ना, माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का, अब ए कितना है 9, बी कितना है 4, सी कितना है 5 और प्लस का 2, एफ कितना है बताओ, 3/2, हाँ अच्छा नहीं, हाँ तो यह 2fg कितना है बताइए, 2 है, और h कितना है 6 है ना, तो 2fgh हो गया, माइनस का a कितना है 9 है, फिर f कितना है 3/2 का स्क्वायर, माइनस का b कितना है 4, फिर g कितना है, ये गड़बड़ हो गया क्या भाई, यफ आपका ये वाला है, गधा हो, सही तो है, फिर bg स्क्वायर, g कितना है 3/2 स्क्वायर, है ना, और माइनस का c 5, h कितना है 6 का स्क्वायर, यही ना। ये हो गई डेल की वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने बोला कि इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कुछ हो आया अपने आप को, है ना, बस हमको ये देखना होता है कि ये पॉजिटिव आया, सॉरी ये 0 आएगा कि नॉट इक्वल 0 आएगा, तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्या जाएगा, हाँ सॉल्व करके देख लीजिए, नॉट इक्वल 0 आएगा, ये नॉट इक्वल 0 आएगा। अब जब नॉट इक्वल 0 हो जाएगा तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, या सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, यह हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, या पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, यह एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता है। अब उसके लिए केस क्या देखना है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी है 6, एच स्क्वायर 6 का स्क्वायर मतलब 36, यही ना,
और ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए कितना है 9, बी कितना है 4, ए आ गया 36। मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैराबोला। एक कंडीशन मैंने लिखवाया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, कल भी आप सीख चुके हैं। यह पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पता होगा कि ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसकी एक खासियत और देखिए, अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो अब इन तीनों टर्म को देखिए आप, देख रहे हैं? कुछ हो रखे मान भाड़ में गया है ना, मान अपना मिला लीजिएगा आप लोग, वो सब छोड़िए, है ना, हमसे उससे मतलब नहीं है। मेन आप डेल की वैल्यू निकालिए कंपेयर करके, वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, ए बी की वैल्यू निकालिएगा। अब देखिएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, ग्रेटर देन ए बी आ रहा है कि लेस देन ए बी आ रहा है। तो यहाँ इक्वल ए बी साफ साफ दिख रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। अब पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी और खासियत देखिए। अब इन तीनों टर्म को देखिए, ये क्या है? ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, यही ना? 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर और फिर 2 × 3 × 2xy करेंगे तो 12xy। तो एक खासियत आप और जान लीजिए कि जो भी जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री, याद रखिएगा, जो भी जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? उसके लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ है ना, आप देखेंगे कि वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो 2 डिग्री वाले जितने टर्म हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिखाई देंगे, कन्फर्म है एकदम। देखा ना, आपने करके देखा है ना? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, केस को देखिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना? तो जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो दोनों लाइन आपकी होंगी, है ना, या जो जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाई देगा? परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। तो उसी चीज़ मैं अभी लिखवाऊंगा आप लोगों को, तो आप ये चीज़ अपने खुद से देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पैराबोला का केस सेटिस्फाइड होता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर जितने भी सेकेंड डिग्री वाले टर्म हैं वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए जब भी कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपको दिया जाता है वो पैराबोला का होता है और पैराबोला ट्रेस करना होता है, तो हम लोग उसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4y के रूप का बनाते हैं। और तभी बना पाते हैं क्योंकि जो सेकेंड डिग्री वाले टर्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ही हम उसको उस रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं। ऐसा करते थे आप लोग, और इसीलिए करते थे क्योंकि ऐसा होता है, एग्जैक्ट आपको ऐसा ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने कहाँ तक लिखा भैया? अच्छा, गिवन एज tan थीटा इज इक्वल टू, या अब लिखिए केस फर्स्ट, बहुत तेज आप लोग लिखिए, तो केस फर्स्ट लिखिए, इफ केस फर्स्ट में लिखिए इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो गया, देन थीटा विल बी क्या? रियल की इमेजिनरी? रियल, क्योंकि जब एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी से ज़्यादा होगा तो ये अंदर क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? रियल। क्या लिखे? देन थीटा विल बी रियल एंड एसिम्टोट्स विल बी रियल, एंड एसिम्टोट्स विल बी रियल, ठीक है? सो डैट जब आपको एसिम्टोट्स दोनों रियल मिलेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइपरबोला। मैंने बोला ना, हाइपरबोला पे कितने एसिम्टोट्स ड्रॉ होते हैं? 2। एलिप्स पे कोई नहीं, और पैराबोला पर 1, है ना? क्या लिखे आप लोग? सो डैट द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कौन? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सो डैट द इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। तो एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ज़्यादा होने पर हम क्यों बोलते हैं कि वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है? इसलिए क्योंकि जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है तो ऐसे केस में, है ना, जो एसिम्टोट्स के बीच का जो एंगल होता है वो आपका रियल मिलता है। जब वो रियल मिला तो तभी पॉसिबल होगा जब एसिम्टोट्स भी क्या होंगे? रियल होंगे। और जब दोनों एसिम्टोट्स रियल, इसका मतलब 2 एसिम्टोट्स ड्रा हो पाएंगे, और 2 एसिम्टोट्स किस कॉनिक पर ड्रा होते हैं? हाइपरबोला पर। और एक एसिम्टोट्स किस पर ड्रा होता है? पैराबोला पर। और जो आपका इलिप्स होता है उस पर कोई भी एसिम्टोट्स आपको नहीं मिलने वाला। आप खुद करके देखिएगा, मैंने शुरू में बोला था आपसे कि इलिप्स जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा उसको उठाइएगा, देखिएगा आप लोग, है ना, उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा। एसिम्टोट्स निकालेंगे, आपको कोई भी रियल एसिम्टोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है? सेकेंड नंबर केस में, केस सेकेंड,
इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, इफ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, क्या होगा तब ये अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो ये क्या मिल जाएगा, इमेजिनरी। देखिए देन एसिम्टोट्स विल बी इमेजिनरी, मतलब नहीं मिलेगा, रियल एसिम्टोट्स नहीं मिलेंगे, एसिम्टोट्स विल बी इमेजिनरी। दस इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट मतलब कौन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। दस इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स क्या, एन इलिप्स, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। ठीक बेटा। तीसरा केस, केस थर्ड, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, द सेकेंड डिग्री टर्म, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, जो सेकेंड डिग्री टर्म होगा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए देन द सेकेंड डिग्री टर्म, देन द सेकेंड डिग्री टर्म विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। और आपने देखा है कि जब जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है वहाँ पे क्या निकल के आता है, पैराबोला, वहाँ पैराबोला ही निकलता है। सेकेंड डिग्री टर्म विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कौन, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री टर्म विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द इक्वेशन फर्स्ट, and the equation first will represent a parabola, will represent a parabola। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था केवल कॉन्सेप्ट के लिए था कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी पर हम हाइपरबोला क्यों बोलते हैं, एच स्क्वायर लेस देन ए बी पर हम इलिप्स क्यों बोलते हैं, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पर हम पैराबोला क्यों बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी पर जो एसिम्टोट्स के बीच का एंगल मिलता है वो हमें रियल मिलता है। अगर दो लाइनों के बीच का एंगल हमें रियल मिला है तो लाइन भी क्या होंगे, रियल होंगे, तभी रियल आपको एंगल मिला हुआ है। और जब दोनों लाइन रियल है मतलब एसिम्टोट्स आपके रियल हैं, क्योंकि एसिम्टोट्स के इक्वेशन से ही ये मिला है आपको, तो आपको जो एसिम्टोट्स हैं वो दोनों रियल हैं। और जब दोनों एसिम्टोट्स रियल हैं तो ऐसा तभी हो पाता है जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हाइपरबोला पर ही दो एसिम्टोट्स ड्रा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा केस आपने देखा एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, जब होता है तो ऐसे केस में अंदर हो जाएगा निगेटिव, और रूट में निगेटिव मतलब इमेजिनरी, तो थीटा इमेजिनरी हो जाएगा। थीटा इमेजिनरी इसका मतलब यह हुआ कि दोनों लाइन ही इमेजिनरी हैं, दोनों लाइन जिसके बीच के एंगल की आप बात करें वही इमेजिनरी है, तब जाकर थीटा इमेजिनरी हो रहा है। तो इमेजिनरी मतलब नहीं, एक काल्पनिक हो गया ना, है ना। तो दोनों लाइन ही इमेजिनरी है, मतलब दोनों एसिम्टोट्स ही इमेजिनरी है, मतलब रियल एसिम्टोट्स वहाँ नहीं मिलने वाले, है ना। तो रियल एसिम्टोट्स किस कॉनिक पे नहीं मिलते, या कौन से कॉनिक पर हम एसिम्टोट्स नहीं ड्रा कर पाते या नहीं मिलता, वो होता है इलिप्स। तो यही ये जो केस है ये इलिप्स को आपको रिप्रेजेंट करता है। फिर तीसरा आपने देखा कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी जब होता है तो मैंने एग्जाम्पल करके भी दिखाया कि जिस भी जनरल इक्वेशन, जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना, जिसमें एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी या यह कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वहाँ पे जो सेकेंड डिग्री टर्म होता है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा। और आप 11th से ही पढ़ते चले आए, 12th से, है ना, कि जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वहाँ आपको किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, पैराबोला, है ना, कि पैराबोला में ही ये केस आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से तीनों जो आपके कंडीशन अलग अलग, जो अलग अलग कॉनिक को रिप्रेजेंट करते हैं वो एसिम्टोट्स के कॉन्सेप्ट से जनरेट होते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है कि सब आए कहाँ से, एसिम्टोट्स के कॉन्सेप्ट से जनरेट होते हैं। आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा इसको ड्राइव कीजिए, ऐसा कुछ बताइए, कुछ नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने पहले बोला इस चैप्टर से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हेडिंग करिए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ अ कॉनिक, सेंटर ऑफ अ कॉनिक क्या सर, अच्छा, सेंटर ऑफ अ कॉनिक, नहीं कल तो हम लोग से ही बाहर मिला था, आज के लिए बोला है, नहीं कल बोला कि हम नहीं सर आज तो हम नहीं लेके आए, नहीं कल से लेके आएंगे। सेंटर ऑफ अ कॉनिक, अच्छा आप लोगों को ये पता है सेंटर और ओरिजिन अलग अलग चीज़ है कि सेम है, क्या है ये सब, सेंटर और ओरिजिन ये अलग अलग मैटर है कि एक ही है, लगभग समान माने जाते हैं। कितने लोग बताएंगे
कि सेंटर ओरिजिन एक ही चीज़ होता है कि अलग अलग होता है, और जो बताएगा एक ही होता है मैं पूछूंगा कैसे, और जो बताएगा अलग अलग होगा मैं फिर पूछूंगा कैसे। हाँ भाई क्या मतलब है? वो तो कन्फर्म है कि जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका दो ही उत्तर होगा, अलग अलग या तो सेम। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अलग अलग, कुछ लोग बोल रहे हैं सेम, तो आधा लोग तो कम से कम तेजुखा हो जाएंगे कि भाई हम तो बोल दिए हैं सही से एकदम। तो उसका मतलब क्या है जब बिना कॉन्सेप्ट का बोले? और आज जो बोलेंगे अलग अलग, फिर 4 दिन बाद वही बोलेंगे सेम, तो बिना कॉन्सेप्ट का बोल रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं। बताइए किसको क्लियर है एकदम, मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो सेम होता है कि अलग अलग होता है? बोलो भाई। तो कितने लोग कह रहे हैं कि यह सेम होता है? हाथ ऊपर उठाएं। कितने लोग ऐसा बोल, अब कोई उठाई नहीं करेगा। और कितने लोग वो ये बोल रहे हैं कि अलग अलग होता है? हाथ उठाएं। अब वो नहीं उठाएंगे, ये क्या सिस्टम है? मतलब सेंटर अलग अलग होता है, लेकिन क्यों होता है पता नहीं, वो बात नहीं है। अब कैसे मान लीजिए कि आप 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग अलग अलग हैं, अब मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँ क्यों अलग अलग हैं, ठीक है? कुछ बस आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है, बस। अब ये दूसरे से अलग क्यों है, ये उत्तर तो देना बड़ा कठिन काम है, भगवान दे पाएंगे, है कि नहीं? जैसे जब 4 लोग बैठे हैं तो 4 लोग एक दूसरे से अलग क्यों है, ये थोड़ी मैं दे पाऊँगा उत्तर। तो यही हाल सेंटर ओरिजिन का है, मतलब ये नहीं बताना है कि नहीं सेंटर ओरिजिन से अलग क्यों है, बस मेन कॉन्सेप्ट यह है कि आपको पता है कि नहीं कि सेंटर ओरिजिन एक ही होता है कि अलग अलग चीज़ होती है? अलग अलग, लगभग समान माने जाते हैं। बताओ जी, हैं? जी आप बताएंगे नहीं ये सब? देखो भैया एक बात तो बड़ी सीधी सी बात है, ओरिजिन की जब बात आती है तो मतलब 0 0, सीधी बात। जब ओरिजिन की बात आएगी तो 0 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कट करा, जहाँ पे कट करेंगे है ना, तो वो आपका ओरिजिन है, वो 0 0, ठीक है? सेंटर कहीं भी हो सकता है, सेंटर ओरिजिन पे भी हो सकता है। ऐसे देखो बहुत सीधी सी बात है भाई, ये सब देखो नॉर्मल में कॉन्सेप्ट नहीं कि आप जानते कि नहीं जानते। ये तो एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, तो ये तो हो गया ओरिजिन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए मैं सर्कल ड्रा कर दिया ऐसा, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे ही हो गया। अब ये सर्कल ड्रा कर दिया, इसका सेंटर यहाँ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अब यहाँ ओरिजिन हमेशा यही रहेगा, ओरिजिन फिक्स है 0 0। सेंटर आपका ओरिजिन मतलब सेंटर ओरिजिन पर भी हो सकता है और ओरिजिन से अलग पॉइंट पे भी हो सकता है। तो सेंटर, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी, क्या कहने का चाह रहा हूँ? एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन एकदम अलग फिक्स है, वो तो एकदम फिक्स है 0 0, ठीक है? सेंटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट आपका इस 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट हो सकता है, 3D प्लेन में भी कोई पॉइंट। जैसे मान लीजिए स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर आपको कैसा दिखाई देगा, है ना? 3D भाई, है ना? ऐसा आपको 3 टपल के रूप में दिखाई देगा, एक्स कमा वाई कमा जेड के रूप में दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो वहाँ भी सेंटर है और ओरिजिन फिक्स है 0 0। 3D में ओरिजिन जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 0 ऐसा। तो ये ओरिजिन का यही है 0 0, फिक्स है एकदम, जहाँ पर एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगे, सीधी सी बात। और सेंटर आपका ओरिजिन पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ पर क्या होगा, अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो ठीक, सेंटर ओरिजिन पे नहीं है तो उसको हम लोग शिफ्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? उसको हम लोग ओरिजिन पे शिफ्ट कराएंगे। तो आपने कभी पढ़ा है कि नहीं शिफ्ट कैसे कराते हैं कैसे नहीं कराते हैं? इंटर में था भाई, सीधा एक्स प्लस एच वाई प्लस के करके, है ना? ये इंटर का शिफ्टिंग है पूरा। और इतनी शिफ्टिंग है नहीं अगर जो लोग तैयारी किए होंगे खाली शिफ्टिंग नहीं पढ़े होंगे, रोटेशन भी पढ़े होंगे, रोटेट भी कराते हैं। ऐसे मान लीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जैसे ये आपका सेंटर यहाँ पर है ना? तो इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कराना है तो हम लोग एक्स प्लस एच वाई प्लस के करके, मैं बता दूंगा कैसे कराते हैं, उस तरह से शिफ्ट करा लेते हैं। ये तो सिंपल है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। अब जब कोई कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने कोई गया होगा या जाएंगे आप लोग, जब ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको खाली शिफ्टिंग ही नहीं पढ़ाएंगे, आपको रोटेशन ही पढ़ाएंगे। मतलब कि वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि आप सेंटर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 60 डिग्री रोटेट करा दीजिए।
तो उसका भी अगर कुछ लोग पढ़े, कोई पढ़ा है कि नहीं ऐसा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, है ना। इस तरीके से उसको हम रोटेट भी करवाते हैं। ये सब चीज़ें सामान्य चीज़ें, इनको आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करिए, यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ द कॉनिक। कॉनिक का सेंटर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अजय सर समय है ना? अच्छा, हम थोड़ा सा बहुत थोड़ा चले, हमको दिक्कत नहीं। तो आइए सेंटर ऑफ कॉनिक की बात करते हैं। तो था लिखिएगा आप लोग, और यहाँ से एक क्वेश्चन शार्ट में मैंने कल बताया भी था आप लोगों को, कभी कभार आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो लिखिए सर, देखिए पानी की व्यवस्था करिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, लिखिए द जनरल इक्वेशन, फोन करिए उसको, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है, इज क्या, लिखिए भाई अपने से लिखिए। अच्छा, मतलब मेरी आवाज़ में सुनना आप लोगों को अच्छा लगता है, तब लिखेंगे आप लोग, लिखिए। अभी पता चल रहा है, अच्छा ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, यही लिखना है। हमको तो 2 घंटे से आप ही खाली दिख रहे हैं बोलिए भाई, लिख लिया। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2, कोई क्रम का मतलब नहीं है कि क्रम से पहले एच वाला ही आए, है ना, बस वो सब सभी टर्म होने चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g एक्स प्लस का 2f वाई प्लस का c इक्वल टू 0, है ना। देखिए इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द कॉनिक, for finding the center of the conic, ठीक है। लिखिए डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू x and y respectively, partially equation first with respect to x and y respectively and equate to the zero तो बताओ क्या होगा। जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h एक्स वाई है प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2g एक्स प्लस का 2f वाई प्लस का c इक्वल टू 0 है, अगर इसे हम विथ रेस्पेक्ट टू x और विथ रेस्पेक्ट टू y क्रम से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे, क्या होगा, 2ax है ना, फिर 2hy, फिर भैया साफ है ना, और फिर बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, ये भी साफ, ये मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। 2 सब में से कॉमन, तो 2 सब में से कॉमन, ax प्लस का hy प्लस का g इज इक्वल टू 0। अब क्या करें आप बताएंगी, रुक जाओ इनको बोलने दो, बताओ इसको क्या करें, मैं आप लोगों को ये बताया हूँ कि यही करते हैं, क्या करते हैं, हाँ ठीक है, मतलब एक ये हो गया और एक ए हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। और a इंटू बी इक्वल टू अगर 0 होता है तो आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और बोथ 0, यही होता है ना। तो अब a तो 0 है नहीं, मैंने बोला आइदर a 0 होगा आइदर b 0 होगा, मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। अगर a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे, यही होगा, है ना। तो अब इसमें से जो a वाला है मतलब 2 है वो तो 0 नहीं है भाई, 2 है तो साफ 2 है ना, वो 0 कहाँ है। तो कन्फर्म है कि जब एक 0 है ही नहीं है तो दूसरा 0 होना ही तय है, कम से कम एक तो 0 होना चाहिए अगर 2 का प्रोडक्ट 0 है। तो a वाला क्या हो जाएगा आपका 0, है ना। ये जो 2 भेजने वाली बात होती है गलत होती है, ऐसा नहीं करते हम लोग, कह देते हैं कि नहीं हमने भेज दिया 0 हो गया, है ना। लेकिन मेन यही होता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि
कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो इधर a इक्वल टू 0 आर b इक्वल टू 0 आर बोथ 0। ठीक है, तो a मतलब जो पहला वाला पार्ट है वो तो कन्फर्म 2 है, वो 0 है नहीं, तो गारंटी है तो दूसरा वाला 0 होगा ही, क्योंकि तभी 0 हो पाएगा। लेकिन जब मैं आपको अलजबरा पढ़ाऊँगा, पता नहीं कौन पढ़ाएगा, हो सकता है मैं ही पढ़ाऊँ, जब मैं आप लोगों को अलजबरा पढ़ाऊँगा तो उसमें आप देखेंगे कि a इंटू बी इक्वल टू 0 वाला केस आपको दिखाई देगा, और a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा। अभी वहाँ पे चलेंगे, वहाँ तो दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा, थ्योरेटिकल चीज़ें चलेंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे जहाँ पर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 तो रिजल्ट आएगा, लेकिन न तो a 0 होगा न तो, ऐसा कहीं देखेंगे नहीं आप लोग। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए आप लोग, क्या ऐसा कहीं पॉसिबल है जहाँ पर a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाए? ऐसा कहीं दिख सकता है? मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स आप ऐसा ले सकते हैं जो दोनों 0 ना हो, फिर भी गुणनफल 0 हो सकता है। जैसे अभी मैं आपके सामने रखूँ यहाँ पे मैट्रिक्स का केस, मान लीजिए 1 0 0 0 कर दिया है ना, और क्या रख दूँ यहाँ पे 0 1 0, ऐसा कर दूँ कुछ? ए मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है क्या? 0 मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। मतलब कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए दे दूँ, इसका नाम बी दे दूँ, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए भी नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 0 तक हो जब चारों एलिमेंट 0 होंगे, और बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब गुणा करें इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 जाएगा? बोलो भैया। अब ऐसा कुछ कर ले, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा ना, सेट ही तो करना है। अब ये 0 आ जाएगा। देखा आपने यहाँ पे कि ए भी 0 नहीं है, पानी भी आ गई इसी बात पर, ए भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बट रियल लाइन पर जब हम बात करेंगे, रियल लाइन पर जब हम बात करेंगे, है ना, जैसे अभी तो जो बातें चल रही हैं उसके हिसाब से चलेंगे, तो 2 का प्रोडक्ट 0 तभी होगा। ठीक है, 2 का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब उसमें से कोई एक 0 हो या तो दोनों 0, कम से कम कोई एक 0 होना चाहिए। तो मेन यही होता है। तो इसमें से 2 0 है नहीं, इसलिए हम लिख देते हैं कि ax प्लस hy प्लस का g बराबर इक्वेशन नंबर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? कभी भी छोटे बच्चों को समझाना है तो ठीक है, हम उससे बोल देंगे कि 2 को भेज दिया 0 हो गया, इसको भेज दिया 0 हो गया, वो हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझाने के लिए। लेकिन जब आप कभी भी, अब इसमें बहुत लोग टीचर भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो जब आप लोग कभी भी BSc के बच्चों को बताइएगा तो आप ये कॉन्सेप्ट जो बताइएगा कि ऐसा होता है, भेजते वजते नहीं है, ये सब बात एकदम गलत है। अब फिर अच्छा ये डिफ्रेंशिएट कीजिए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साफ हो गया भैया, है ना, 2hx और प्लस का 2by प्लस का 2f बराबर 0, 2 कॉमन हुआ, फिर तो क्या मिला, hx by प्लस का f इज इक्वल टू, फिर 2 0 तो है नहीं, तो 0 कौन होगा, hx प्लस का by प्लस का f इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से, सीधा सा हिसाब किताब है कि कोई भी जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री आपको दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। जब उसके सेंटर की बात आएगी, और एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभार आया हुआ है कि सेंटर निकालिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो छूट जाएगा, लेकिन कभी कभार आता है। और तो करना क्या होगा आपको, यहाँ पे करना यह होता है कि आप इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होगा उसमें ए बी की वैल्यू होगी आपके पास, है ना, ऐसा एक कुछ समथिंग 2x + 3 ऐसा कुछ मिलेगा आपको, तो यह 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो ऑन सॉल्विंग, जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट द सेंटर ऑफ द कॉनिक। तो जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, कॉनिक का सेंटर। वी गेट द सेंटर ऑफ द कॉनिक। नोट कर लीजिए आप इतना पहले। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं आपको। एक बार फिर आपको बता दें, गुरुवार का क्लास 7 से 8 घंटे का रहेगा आप लोगों का, ठीक। और हाँ, 2 से 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे।
एकदम। आप लोग हिम्मत बांधिए तो एक हफ्ते में खत्म कर दें पूरा कोर्स। ये क्या है, कुछ नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद पानी पिलाने के लिए। कुछ मीठा उठा भी है। देखिए, इफ वी ट्रांसफॉर्म द ओरिजिन टू द सेंटर, if we transform the origin to the center, हो गया, then the constant term will be calculated as c dash is equal to gx dash plus fy dash plus c dash is equal to gx dash plus fy dash plus c, where x dash comma y dash, राहुल सर तो उधर चले जाइए आप लोग, x डैश कामा y डैश ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में बढ़िया से ब्रैकेट बना के लिख दीजिएगा, x डैश कामा y डैश ब्रैकेट में लिखिएगा। नहीं समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही बात? यस सर। x डैश कामा y डैश इज द सेंटर ऑफ द कॉनिक। सेंटर कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वही सेंटर होगी। उसी का नाम हमने क्या दे दिया? एक्स डैश कामा वाई डैश, सेंटर ऑफ द कॉनिक। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, बहुत अच्छे लिखिए। तो हाँ लिखिए, बहुत अच्छे हैं आप लोग, लिखिए लिखिए जल्दी से। फाइंड द सेंटर एंड द इक्वेशन, फाइंड द सेंटर एंड द इक्वेशन, find the center and the equation referred to the center as origin, referred to the center as the origin of the conic, center as the origin of the conic। तो आपका ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2i माइनस का 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2i माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या निकालना है? सेंटर। ठीक है, और इक्वेशन भी निकालना है। और इक्वेशन कब निकालना है? क्या बोला है? रिफर्ड टू द सेंटर एट द ओरिजिन। सेंटर को ओरिजिन पे रिफर करके, मतलब शिफ्ट करके आपको इक्वेशन, जब शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन चेंज कर जाएगा ना, तो वो भी आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सेंटर को? ध्यान समझिए, कुछ नहीं है, समझ लीजिए, कर लेंगे आप लोग। बस आ गए सर। इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, आप जैसे मैं बताया ना, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, दो इक्वेशन बन जाएगा एक्स और वाई में। बस आए सर, आए है ना, दो इक्वेशन बन जाएगा एक्स और वाई में। उसको आप क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी, वही सेंटर होगी, और उसका नाम दे दीजिएगा एक्स डैश कमा वाई डैश। इतना कर लेंगे आप लोग, है ना। मान लीजिए 2 3 आ गया एक्स वाई की वैल्यू, क्या आ गया एक्स वाई की वैल्यू? 2 3, तो एक्स डैश बराबर 2, वाई डैश बराबर 3। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर निकालेंगे सी डैश, तो सी डैश बराबर जी एक्स डैश प्लस का एफ वाई डैश प्लस का सी, तो जी एफ सी सब यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसको कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से, तो जी एफ सी मिल जाएगा, और एक्स डैश वाई डैश जो सेंटर निकला हुआ हो जाएगा, रख देंगे तो सी डैश मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इतना टर्म एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का सी डैश की जो वैल्यू आएगी इक्वल कर देंगे 0। ये हो जाएगा इक्वेशन। कब? जब सेंटर को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? ओरिजिन पर, है ना। क्या बात ना, छाप लीजिए, कर दीजिए। आज के लिए इतना ही।